हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम उपस्थित हैं एक क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसको पढ़ते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है युग्मक जनन। ये एग्ज़ाम के युग्मक जनन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम पढ़ते हैं। युग्मक जनन होता क्या है? तो युग्मक जनन, देखिए, वृषण तथा अंडाशय, जो मेल में वृषण होता है और फीमेल में अंडाशय। वृषण तथा अंडाशय में वृषण तथा अंडाशय, वृषण तथा अंडाशय में जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जनन एपिथेलियम। जनन एपिथेलियम कोशिकाएं। जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से युग्मक का निर्माण, वृषण तथा अंडाशय के जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से युग्मक का निर्माण ही युग्मक का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। देखिए क्या होता है, जो मेल में वृषण होता है और जो फीमेल में अंडाशय होता है, वहाँ पे क्या होता है, जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो कोशिकाएं विकास करके, विकसित हो करके युग्मक का निर्माण करती हैं। और युग्मक का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। तो नर में युग्मक निर्माण को शुक्र जनन, शुक्राणु जनन क्या कहते हैं? नर में युग्मक निर्माण को शुक्राणु जनन तथा मादा में युग्मक निर्माण को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन। तो नर में जो युग्मक बनेगा उसको हम नर में युग्मक बनेगा उसको शुक्राणु जनन कहेंगे। शुक्राणु बनेगा तो शुक्राणु जनन कहेंगे। मादा में युग्मक बनेगा, अंडाणु बनेगा तो उसको हम अंड जनन कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों की अलग अलग क्रियाएं हम लोग देखते हैं कैसे होती है, क्या होती है। तो देखते हैं हम। देखिए, प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो अंडाशय में पाई जाती हैं। मेल के केस में जब हम शुक्राणु जनन की बात करते हैं, शुक्राणु जनन की बात करते हैं तो प्राथमिक जनन कोशिकाएं टेस्टिस वृषण में पाई जाती हैं। तो वो प्राथमिक जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा, उसमें एक कोशिकाएं से 2 बनेंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी। समसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु जनन कोशिकाएं बन जाएंगी। कौन सी कोशिकाएं बन जाएंगी? शुक्राणु जनन कोशिकाएं बन जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं विभाजन अवस्था। क्या बोलेंगे? इस अवस्था को हम बोलते हैं विभाजन अवस्था। शुक्राणु जनन अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 अवस्था में पूरी होती है। पहला होता है विभाजन अवस्था,
पहला अवस्था ये क्या है, विभाजन अवस्था कहलाएगा। यहाँ पे क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे गुणसूत्र, यहाँ भी 2n होगा, यहाँ भी 2n होगा और यहाँ भी गुणसूत्र 2n होगा। इस तरह से यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान होती है। फिर उसके बाद ये शुक्राणुजनक कोशिकाएं जो होती हैं, ये थोड़ा से पोषक पदार्थ और इसके केंद्रक जो होते हैं ये संकुचित होकर के शुक्राणुजनक बन जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें फिर से विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के बाद ये क्या करती हैं, इसके गुणसूत्र क्या होते हैं, हाफ होना शुरू हो जाते हैं। तो जब समसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्र हाफ हो जाएंगे, तो इसको आप बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से क्या बनाएगा, फिर से विभाजन होगा। जब इसमें विभाजन होगा तो विभाजन होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से विभाजित होगा तो स्पर्मेटिड बनेगा। और स्पर्मेटिड में क्या होगा, स्पर्मेटिड एक गोल संरचना है जिसमें क्या होता है, कायांतरण होता है और कायांतरण होने के बाद क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें जो प्रवस्थाएं होती हैं। पहली प्रवस्था जो है वो विभाजन की प्रवस्था हो गई। दूसरी प्रवस्था है ये वृद्धि की प्रवस्था, इसको आप वृद्धि की प्रवस्था बोलेंगे। ये प्रवस्था जो कहलाएगी यहाँ से लेकर के ये वृद्धि प्रवस्था, कौन सी प्रवस्था होगी, वृद्धि प्रवस्था होगी। फिर उसके बाद ये जो तीसरी प्रवस्था हो जाएगी, तीसरी प्रवस्था को हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था। क्या बोलेंगे, परिपक्वन। इस प्रवस्था को हम बोलेंगे, यहाँ से ये प्रोसेस जो होगी पूरी प्रवस्था परिपक्वन प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था होगी, परिपक्वन प्रवस्था। तो ये तीसरी प्रवस्था हो जाएगी। अब परिपक्वन प्रवस्था में क्या होगा, परिपक्वन प्रवस्था में ये जो है स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा और कायांतरण होने के बाद क्या बन जाएगा, ये स्पर्म बन जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके ये भी 2n है और यहाँ पे n होगा, यहाँ पे n होगा और इस तरह से यहाँ पे n होगा। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे जो विभाजन होगा, यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो हाफ होती चली जाती है। तो इस तरह से ये हुआ इस तरह से आपका ये शुक्राणु जनन या शुक्राणु का निर्माण हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक मेच्योर शुक्राणु कैसा होता है, शुक्राणु की संरचना कैसी होगी जो मेच्योर होगा। देखिए मेच्योर शुक्राणु एक पहले जो ये संरचना बनेगी, स्पर्मेटिड जो है ये गोल होगी और इस सर्कुलर संरचना में क्या होगा, सर्कुलर संरचना एक इसमें एक पूंछ का विकास होगा और इसकी बॉडी जो होगी ये इलांगेटेड हो जाएगी। और इलांगेटेड बॉडी फिर से क्या बनाएगी,
एक शुक्राणु बनाएगी और एक मेच्योर शुक्राणु जो होगा वो इस तरह से संरचना आपको दिखाई पड़ेगा। एक ये हेड होगा, इस तरह से मिडिल पीस होगा और लास्ट में ऐसे हम लोग को इस तरह से पुंछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? इस तरह से पुंछ दिखाई पड़ेगा और यहीं पे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। इस तरह से ये इसको बोलते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम बोलते हैं। और ये है हेड, ये मिडिल पीस है, ये मिडिल पीस होगा और यहाँ पे क्या होगा? टेल हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? ये टेल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे टेल हो जाएगा। तो देखिए एक मेच्योर जो शुक्राणु है इस तरह से इसकी संरचना होती है। मेच्योर शुक्राणु की संरचना इस तरह से होती है। अब देखिए मेच्योर शुक्राणु में मैंने बताया 3 भाग पाया जाता है, हेड पाया जाता है, मिडिल पीस पाया जाता है और टेल पाया जाता है। हेड के सामने एक कोनिकल संरचना होती है या हम कह सकते हैं त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। ये जो है जो ओवम होता है या एग होता है उसमें पेनिट्रेशन या होल बनाने का काम करता है। जब ओवम और शुक्राणु का जब फर्टिलाइजेशन होने लगता है, निषेचन होता है, तो वहाँ पे ये क्या करता है? एग को या ओवम को होल बनाने का काम करता है। एग ये क्या करता है? उसकी वाल को भेदने का काम करता है। तो अब देखिए एक जो शुक्राणु जो होता है वो 2 महीने तक, 2 से 3 महीने तक प्रत्येक शुक्राणु जीवित रहता है। जब शुक्राणु बन जाएगा तो 2-3 महीने तक ये क्या करेगा? 2-3 महीने तक जीवित रहेगा। फिर उसके बाद इस तरह से ये शुक्राणु जनन समाप्त होता है। तो आइए हम लोग इसी का अगला पार्ट जो है, अगला टॉपिक जो है वो देखते हैं। वो है अंडाणु जनन या अंडाणु का निर्माण, तो या अंड जनन उसको कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अंड जनन। इसी का दूसरा पार्ट है अंड जनन। क्या बोलेंगे इसको? अंड जनन। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया जो अंडाणु होता है, अंडाणुओं से मादा में अंडाणु से अंड निर्माण। अंड एक तरह का युग्मक होता है। अंड निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। क्या? अंड निर्माण की क्रिया को हम अंडजनन कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ भी अंडाणुओं में
जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती। अंडाणु किससे बनी होगी? जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाएगी। मादा के जो अंडाणु है वहाँ पे जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाएंगी और ये जनन एपिथेलियम कोशिका आगे क्या करेगी? इसमें 3 प्रवस्थाएं होती हैं और ये 3 प्रवस्थाएं के द्वारा क्या होता है? अंडाणु का निर्माण करता है या अंड का निर्माण करता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या होगा। पहली प्रवस्था होती है गुणन प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था होगी? 3 प्रवस्थाएं होती हैं। पहली होती है गुणन प्रवस्था। पहली प्रवस्था गुणन प्रवस्था होगी। तो गुणन प्रवस्था में प्राथमिक जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होगा। देखिए, प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं में सूत्री विभाजन होगा। सूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन जाएगा? ऊगोनिया। क्या बनेगा? ऊगोनिया। बन क्या जाएगा? ऊगोनिया बन जाएगा। और इस ऊगोनिया बना कैसे? सूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा ऊगोनिया बन गया। अब इस ऊगोनिया में वृद्धि होगा। ये पहला तो गुणन प्रवस्था हुआ, पहला गुणन प्रवस्था हुआ। जैसे देखिए, ये प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं, इससे 2 बनेगा, फिर इससे भी 2 बनेगा। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ऊगोनिया। अब ऊगोनिया में क्या होगा? परिपक्वन वृद्धि प्रवस्था आएगा। दूसरा जो प्रवस्था होगा ये ऊगोनिया में वृद्धि प्रवस्था होगा। वृद्धि प्रवस्था, दूसरी प्रवस्था क्या होगी? वृद्धि प्रवस्था होगी। और वृद्धि प्रवस्था में यहाँ पे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन से 2 तरह की कोशिकाएं बनेंगी। 2 तरह की कोशिकाएं बनेंगी। प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो 2 तरह की कोशिकाएं बनेंगी। एक कोशिका जो बनेगी वो प्राथमिक ध्रुव कोशिका, ये हो जाएगी प्राथमिक ध्रुव कोशिका, प्राथमिक ध्रुव कोशिका बनेगी। और दूसरी क्या होगी? जो दूसरी कोशिका बनेगी वो बनेगी द्वितीयक अंडाणु। क्या बन जाएगी? द्वितीयक अंडाणु। यहाँ पे क्या बन जाएगी? द्वितीयक अंडाणु। ये प्राथमिक अंडाणु होगा। प्राथमिक अंडाणु, ये प्राथमिक अंडाणु होगा। तो जब यहाँ पे समसूत्री, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन जाएंगी? द्वितीयक अंडाणु बन जाएंगे। और द्वितीयक अंडाणु में फिर से क्या होगा? यहाँ पे फिर से, ये तो प्राथमिक ध्रुव कोशिकाएं बनी है, ये द्वितीयक अंडाणु बना है, इसमें फिर से विभाजन होगा। एक जो है यहाँ पे द्वितीयक, यहाँ पे द्वितीयक
ध्रुव कोशिका बनेगी, यहाँ पे द्वितीयक ध्रुव कोशिका, द्वितीयक ध्रुव कोशिका बन जाएगी। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे परिपक्व अंडाणु या परिपक्व अंडाणु, यहाँ पे इस तरह से परिपक्व अंडाणु बन जाएगा। और यही परिपक्व अंडाणु की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब यही क्या है? मादा युग्मक कहलाएगा। ये परिपक्व अंडाणु क्या कहलाएगा? मादा युग्मक कहलाएगा। अब देखिए, मादा युग्मक जो होगा वो, मादा युग्मक की कोशिकाएं कैसी होंगी? गोल होंगी, तथा इसकी साइज, अगर मादा युग्मक आप देख रहे हैं तो इस तरह से गोल होगी, और इसकी साइज, इसका जो डायमीटर होगा, ये डिस्टेंस जो होगी 0.1 mm, इसका डायमीटर जो होगा 0.1 mm होगा। गोल कोशिका होगी और इसका डायमीटर 1 mm होगा। ये न्यूक्लियस, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, इसका ये केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। और फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा पार्ट जो होता है इस तरह से, ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से एक मैच्योर क्या बन गया? युग्मक बन गया, अंडाणु बन गया। और ये आप फिर अगली प्रावस्था में ये क्या करेंगे? दोनों निषेचन करेंगे। तो ये टॉपिक समाप्त होता है। और ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए और इसको अच्छे से याद करिए। धन्यवाद।